Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. और वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की बात ही आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो हम आगे आने वाले 15 मिनट में बहुत ही आसानी से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक प्रश्न का सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स को। उसके पहले बस आप लोगों से गुजारिश है जो चैनल पर नए हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। ओके, तो शुरू करते हैं। तो 15 दिसंबर 2020 का पहला प्रश्न, मतलब आज के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किस देश ने 14 दिसंबर 2020 को 6 साल के अंतराल के बाद एक परियोजना में अपनी भारी लिफ्ट स्पेस रॉकेट अंगारा A5 का सफल परीक्षण किया। आपको समझ नहीं आया होगा कुछ मैंने क्या क्या बोल दिया, प्रश्न को फिर से समझिए। देखिए, अभी दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो सभी देश चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का इजाद करते रहें, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इजाद करते रहें ताकि हमारा देश सबसे बेहतर हो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। तो इसीलिए हाल फिलहाल में क्या, कल ही रूस ने क्या किया है, अंगारा A5 का सफल परीक्षण किया है। ओके, और यह जो है रूस में अब तक का सबसे भारी लिफ्ट स्पेस रॉकेट था। ओके, तो याद रखिएगा नाम अंगारा A5 और कंट्री का नाम भी आप लोग को याद रखना है, रूस। ठीक है, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। उसके पहले कुछ और पॉइंट इसके बारे में कि रूसी राष्ट्रपति, आपको तो पता होगा रूस के राष्ट्रपति कौन है। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन। इस प्रक्षेपण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। ओके, रूस का भारी भरकम रॉकेट पहली बार 2014 में लॉन्च किया गया था। एक बात और आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यह बहुत साल से इस पर प्रैक्टिस कर रहा था रूस, लेकिन पहला बार अब आकर सफल हुआ है। ओके, हम लोग ऐसा बहुत बड़ा बड़ा रॉकेट बना चुके हैं, हम लोगों को दिक्कत नहीं है। ओके, रसिया की बात जानते हैं थोड़ा सा। ये रूस का कैपिटल कहाँ है, मॉस्को, आपको पता होगा। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, एकदम फिक्स डिपॉजिट है, यही रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन, करेंसी रशियन रूबल है। अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल बोलते हैं और लोअर हाउस को ड्यूमा बोलते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है रूस के संसद को क्या कहते हैं, तो आप लोग ड्यूमा पर टिक करते हो। ओके, बाकी रूस के लोकेशन को आप लोग जानते ही होंगे। यह दोनों कंटिनेंट में आता है, दोनों का मतलब एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, इसीलिए इसको एशियाना भी बोलते हैं। ठीक है, एशियानिया। ओके, याद रखिएगा आप लोग। और हाँ, एक बात और, रसिया सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ये तो आप सबको रटा हुआ होगा। ओके, अब तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, दूसरे प्रश्न को, कि किस बैंक ने अगस्त 2020 में चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए नया नियम पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने की घोषणा की ताकि सुरक्षित और ध्वनि जांच भुगतान किया जा सके। ओके, देखिए, एक नया चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए नया पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू किया है। किसने, याद रखिएगा बैंक का नाम है RBI। RBI चूंकि ये सब करते रहता है, क्यों करता है, क्योंकि आप जितने भी कस्टमर हो, जितने भी बैंक के कस्टमर हो, आपका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, यदि 2 कदम आगे बढ़ते हैं फ्रॉड करने वाले, तो वो RBI पहले से ही 4 कदम आगे बढ़कर तैयार रहता है। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है किसने, RBI ने। और बाकी RBI की तो बातें आपको पता होगी कि यदि आप कोई भी बैंक हो और RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप पर जुर्माना लग सकता है। जैसे हाल फिलहाल में HDFC पर जुर्माना लगा, और महाराष्ट्र में लक्ष्मी कराड़ बैंक पर क्या हुआ था, उसका सस्पेंस कर दिया गया, क्या, लाइसेंस ही। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद होगा। याद कैसे होगा, जब आप लोग हमें रोजाना फॉलो कर रहे होंगे। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए। ओके, अब जो चेक भुगतान का यह नया नियम है 1 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क 26 मार्च 2021 को खोला जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वाधीनता सड़क भारत और बांग्लादेश के बीच। देखिए, अब आपको थोड़ा सा कुछ काम करने की ज़रूरत है। क्या काम करना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कोई ट्रेन चलती है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, यह आपको कमेंट करके रिप्लाई जवाब में देना है। ओके, तो आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ में ये भी याद रखिएगा कि 26 मार्च 2021 से स्वाधीनता सड़क की शुरुआत की जाएगी भारत और बांग्लादेश के बीच। ओके, ये किसने बताई ये बात, तो ये बात बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमन, जिनका नाम आपको याद नहीं रखना है, उन्होंने सूचित किया है। ठीक है, और बाकी कहाँ से कहाँ तक ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। मेहरपुर मुजीबनगर जिले से होकर जाएगी बांग्लादेश में। ओके, मुझे आशा है कि आपको तीसरा प्रश्न समझ आया होगा। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि किस संगठन ने बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। देखिए, नाम फिर से एक बार सुन लीजिए, बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पुरस्कार है, लेकिन यह नोबेल पुरस्कार के बराबर नहीं है। ओके, याद रखना है आपको। यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की है,
किसकी? बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। प्रश्न से आपको एक और क्लू मिल रहा है कि बांग्लादेश के बंगबंधु के रूप में किसे जाना जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। तो आपको याद रखने की जरूरत है, आपके एग्जाम्स में ये बात पूछे जा सकते हैं। ओके, अब यह पुरस्कार नवंबर 2021 में शुरू होगी। ठीक है, अब देखिए यूनेस्को यह अवार्ड देगा, तो यूनेस्को के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको जानने की जरूरत है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो 4 नवंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस की राजधानी। ठीक है, और इसमें अभी कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग 5वें प्रश्न को देखेंगे कि महाराष्ट्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपकरण निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से कौन मंच बनाया गया है? देखिए मोदी जी आए हैं तो एक बहुत बड़ा काम किए हैं। क्या काम किए हैं? अब वो विकलांग लोगों को विकलांग नहीं बोलकर दिव्यांग बोलते हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको याद होगा मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, महात्मा गांधी क्या किए थे? जो नीच जात के लोग थे उन्हें क्या बोलते थे? हरिजन पुकारा करते थे। तो उनको सम्मानित भी लगता था कि भाई हमें हरिजन बोलता है। ठीक है, तो इसी तरह यदि आप लोग विकलांग व्यक्ति को दिव्यांग बोलते हैं तो उनके लिए भी सम्मान की एक बात होगी। ओके, तो अब हम प्रश्न की ओर आते हैं। ये तो हो गई बात की बातें। प्रश्न है कि महाराष्ट्र में विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न उपकरण निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से एक मंच बनाया गया है जिसका नाम है महाशरद मंच। ठीक है, महाशरद मंच किस उद्देश्य से बनाया गया है? कि दिव्यांग व्यक्तियों को फ्री में बहुत सारी उनकी जरूरत की चीजें दी जाएगी। ओके, याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। महाराष्ट्र के बारे में हम कुछ और बातें करेंगे, लेकिन एक और प्रश्न महाराष्ट्र से संबंधित आने वाला है उसके बाद। ठीक है, 6वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि IUCN ने कितनी प्रजातियों के विलुप्त होने की घोषणा की है। अब आपको क्या करना है? पहले प्रश्न को समझ लीजिए, उसके बाद आप कुछ कीजिएगा। तो IUCN ने हाल फिलहाल में घोषणा की है कि 31 प्रजाति जो है ना विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, क्योंकि उसे उसके हिसाब से जैव उसका नहीं मिल रहा है, जैव मंडल उसके हिसाब से उसको नहीं मिल रहा है। इस कारण प्रजाति विलुप्त होते जा रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा अभी आप लोगों के शहर में हो सकता है बाज बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता नहीं होगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये जो नेचर का साइकिल होता है ना, फूड साइकिल, उससे हम लोग तोड़ देते हैं। इस कारण से ये सारी बातें होते रहती है। ठीक है, हाँ आपको कुछ करना था, मैं बताना भूल गया। फिर से मैं आता हूँ उस प्रश्न पर। IUCN क्या है, इसके फुल फॉर्म को आपको कमेंट करके जवाब देना है। तो आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए कि IUCN क्या है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिनेमा स्कोप में भारतीय दूतावास द्वारा संघाई सहयोग संगठन देशों के लिए विशेष रूप से शुरू की गई एक फिल्म श्रृंखला है। ठीक है, तो सिनेमा स्कोप बीजिंग में भारतीय दूतावास द्वारा संघाई सहयोग संगठन देशों के लिए विशेष रूप से शुरू की गई एक फिल्म श्रृंखला है। देखिए ये जो SCO है, संघाई सहयोग संगठन, इसकी कहाँ है? हेडक्वार्टर भी बीजिंग में ही है। ठीक है, इसकी विशेषता को बताने के लिए, इसकी बहुत सारी कल्चरल बातें बताने के लिए एक सिनेमा स्कोप शुरू की गई है। कहाँ? बीजिंग में। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न लंबा है लेकिन इसमें कुछ जान है नहीं। ठीक है, आगे हम लोग चल। अब 8वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 8वां प्रश्न है कि किस परियोजना को राष्ट्रीय E-गवर्नेंस योजना के एक भाग के रूप में 2007 से लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 2007 से ही यह परियोजना चल रहा है। परियोजना का नाम है E-कोड परियोजना। ठीक है, यह E-गवर्नेंस योजना के एक भाग के रूप में। E-गवर्नेंस मतलब आप लोग पढ़ाई करते थे पहले ऑफलाइन, जब उसे आप ऑनलाइन पढ़ने लगे तो उसे E-पढ़ाई बोलते हैं, E-स्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जब सरकार ऑफलाइन चलती थी, अब ऑनलाइन चलने लगी है तो उसे E-गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जब E-गवर्नेंस चल रही है तो E-कोर्ट भी चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, कि आप लोग ऑडियो वीडियो के माध्यम से कोर्ट अटेंड कर लीजिए। ठीक है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये सारी बातें हैं। अब हम 9वें प्रश्न को देखेंगे। 8वें प्रश्न में कुछ ऐसा खास था नहीं। 9वां प्रश्न है कि NSDC ने शिक्षण प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो NSDC ने शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए बैजू से समझौता किया है। बैजू को आप लोग अवश्य जानते होंगे। जी हाँ, बैजू द लर्निंग ऐप है ना। बैजू को आप नहीं जानते होंगे, यदि आप लोग कभी भी टीवी देखे होंगे या कभी भी IPL में मैच देखते होंगे तो आपको बीच में एक ऐड आता होगा, शाहरुख खान साहब आते हैं बीच में और डाउनलोड द ऐप नाउ ऐसे करके बोलते हैं, आपको जरूर पता होगा। अब इसने NSDC से क्या किया है? पार्टनरशिप किया है कि हम शिक्षण को मतलब शिक्षक लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है, ये था ये प्रश्न में। अब 8वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MN नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? देखिए अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले, अभी नहीं कुछ दिन पहले नेपाल से इनको एक सम्मान मिला था। लेकिन अभी सऊदी अरब ये घूमने गए थे ना, उधर सऊदी अरब 2-3 देशों की यात्रा पर गए थे। ये प्रश्न भी मैं बता चुका हूँ पहले। तो उसी कड़ी में सऊदी अरब जब वो पहुंचे तो वहाँ के सेनाध्यक्ष ने MN नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ठीक है,
और बाकी MM नरवणे कौन है ये तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, थल सेना के अध्यक्ष। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। लॉकडाउन रहा, सभी देशों में रहा और लगभग 3 महीने तक रहा। ठीक है, तो इस कारण पूरे विश्व में कार्बन का जो उत्सर्जन है 7% घट गया। ठीक है, कितना प्रतिशत घटा है? 7% घटा है। अभी हाल फिलहाल में पेरिस क्लाइमेट जो समझौता हुआ था, ठीक है, उसका 5वां संस्करण जब हुआ था उसमें मोदी जी भाग लिए थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि 2030 तक हम लोग चाहेंगे कि कार्बन का एमिशन, कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। तो देखिए कार्बन उत्सर्जित कैसे होता है, बहुत सारी फैक्ट्रियां चलती है, बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, उससे कार्बन उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो उसको कम करना है, उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में लाना है जिससे कार्बन का एमिशन कम से कम हो सके। और यह सभी लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली बात है कि हम लोगों ने मिलकर, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन तो हम लोगों ने मिलकर नहीं किया, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, तो उसके कारण पूरे विश्व में कार्बन के उत्सर्जन में 7% की कमी आ गई है। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, आज फिर से दोहराता हूँ कि 2020 जो है जीवन जीने की कला सिखा कर गया है। अभी कुछ दिन हालांकि बचे हुए हैं, लेकिन गया है जीवन जीने की कला को सिखाकर। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। जी हाँ, बहुत सारे लोग, बिहार वगैरह में ये सब हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रश्न को देखिए। किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार बोली है कि यदि आपको शादी करना है, जिस तरह से यदि आपको कोई नौकरी लेना है तो उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो यदि आपको शादी करना है तो आप लोग उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसमें सारा डिटेल्स दीजिए कि कितने आदमी आप लोग रहेंगे। देखिए ये सब कोरोना के मद्देनजर हो रहा है, ये सब परमानेंट एक्ट नहीं है, कुछ दिनों बाद इसमें संशोधन होगा या इसे खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गुजरात सरकार ने ये काम किया है। गुजरात के बारे में हम फैक्ट्स जानते हैं कि गुजरात की कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर है। लार्जेस्ट सिटी इसका अहमदाबाद में है और इसका हाई कोर्ट भी अहमदाबाद में है। ठीक है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। विधानसभा में 182 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है, लोकसभा में 26 सीट है। लोकसभा का सीट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, एरिया वाइज रैंक 5th है और पॉपुलेशन वाइज रैंक कितना है ये आपको कमेंट करके नहीं बताना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेशनल पार्क क्या है? गिर नेशनल पार्क है, बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, बार बार आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये देखिए गुजरात का लोकेशन पश्चिमी क्षेत्र में बसा हुआ है भारत के। ठीक है, महाराष्ट्र और राजस्थान और मध्य प्रदेश से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों के टी-शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है। मतलब एक ड्रेस कोड बना दिया है कि आप कुछ पहनकर आ जाइए, लेकिन टी-शर्ट एवं जींस पहनकर आप नहीं आ सकते हैं सचिवालय में। ठीक है, कौन सरकार किया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक और न्यूज मैंने ऊपर बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार एक और कदम उठाई है, सचिवालय में आप जीन्स और टी-शर्ट पहनकर नहीं आ सकते। ऐसा काम एक बार और पहले कोई कर चुका है। कौन कर चुका है मैं बता देता हूँ आपको। राजस्थान सरकार ऐसा एक बार पहले कर चुकी है, 2-3 साल पहले। ठीक है, अब उस समय मैंने आपको महाराष्ट्र के बारे में फैक्ट्स नहीं बताया था, अब मैं बताता हूँ। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, एरिया वाइज रैंक किया 3रा है, पॉपुलेशन वाइज रैंक 2रा है। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? अजीत पवार है। विधायिका की यदि हम लोग बात करें तो विधान परिषद में 78 सीट है, द्विसदनी है, इसलिए विधानसभा में 288 सीट है, राज्यसभा में 19 सीट है और लोकसभा में 48 सीट है। ये देखिए आप लोग महाराष्ट्र के लोकेशन को। जी हाँ, जस्ट गुजरात के नीचे ही है, ये रहा हमारा महाराष्ट्र। बहुत ही विशाल राज्य है, यह आपको इसका एरिया देखकर समझ आ रहा होगा। अब बाउंड्री की बात करें तो गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, उधर मध्य प्रदेश, इधर गुजरात, ये सबसे अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत कवि और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया है। ठीक है, ये तो आपको पता चल रहा है कि ये कर्नाटक के थे। इनका नाम है बनंजय गोविंदाचार्य। क्या नाम है? बनंजय गोविंदाचार्य। चूंकि संस्कृत के कवि थे इसलिए इनका नाम भी आपको संस्कृत जैसा ही लग रहा होगा। ठीक है, इनकी क्या खासियत है कि ये 3 अगस्त 1936 को जन्म लिए थे, ये इनका खासियत नहीं है। इनका खासियत ये है ये वेद, भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य और पुराणों के ज्ञान में पारंगत थे और इन्होंने करीब 150 पुस्तकें और संस्कृत व्याकरण के करीब 4000 पृष्ठ लिखे। बहुत ही नॉलेजेबल ये आदमी थे संस्कृत जगत में। हम लोगों ने संस्कृत जगत का एक हीरा खो दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आज के अंतिम प्रश्न होगा यह। प्रश्न है कि किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ठीक है, मतलब फाइजर की कोरोना वैक्सीन को
यदि कुछ नहीं है तो इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। किस देश ने ऐसा किया है? अमेरिका ने ऐसा किया है। देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बताते बताते आपको भी याद हो गया होगा कि वैक्सीन अब जल्द ही आने वाली है। जनवरी तक हर हाल में वैक्सीन आ जाएगी फ्रंट वर्जर्स के लिए, और आम लोगों के लिए अप्रैल मई जाते जाते वैक्सीन आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए कब तक सबके लिए अवेलेबल हो पाता है, क्योंकि अभी तो लिमिट मात्रा में बन रही है। जब अनलिमिटेड बनने लगेगा तब पूरे विश्व को मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग साथ चलते हैं, कोरोना के साथ भी चले, अब कोरोना के समाप्ति के साथ भी चलेंगे। देखिए 2021 कैसा बीतता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे को, जो क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था और बहुत कम लोगों ने उनका जवाब बहुत सही दिया है। ठीक है, प्रश्न है कि हु बैक डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020। तो डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आप लोगों से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे कल, आप में से किन्हीं ने उनका पूरा पूरा जवाब नहीं दिया है, इसलिए जितने भी लोग जितना छोटा छोटा जवाब दिए उन सबको बेस्ट ऑफ लक उनके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, लेकिन प्लीज़ पूरे प्रश्नों का जवाब दिया कीजिए। मात्र 2 या 3 प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि ज़्यादा 10-15 प्रश्न पूछ दिया गया। अब हम देखेंगे आज के प्रश्न को, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट करके जवाब देना है। अब पता नहीं आप लोग कीजिएगा कि नहीं। प्रश्न है, डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को क्या करना है? कमेंट में देना है। तो आप लोग शुरू हो जाइए। हाँ, ठंड बहुत है, कोई बात नहीं, लेकिन देर से दीजिएगा जवाब, लेकिन दीजिएगा जरूर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जवाब आज जरूर आएगा। कल की तरह आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि कल की तरह जवाब नहीं दीजिएगा। ओके, तो प्लीज़ आप लोग जवाब दीजिए, हमें अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगा है अभी तक वीडियो, तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ। यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।